तेजा, हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्तितम तेजा, हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ओजा, हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीचा साजा, हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, प्रभो शिवाजी राजा। जय श्री राम। योगेश अनंत खाली सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, ये 1200 साल का जो मोमिनों का इतिहास है वो लिखने वाले टोटल 27 तवारीखकार हैं, जो कंटेम्प्रेरी आप लेखक जिन्हें कह सकते हो, जिन्होंने इतिहास लिखा है। तो आप यूट्यूब से लेके गूगल से लेकर कहीं भी जाओ, इन 27 का रेफरेंस ही आपको मिलेगा। उसके पूरी की पूरी 27 की लिस्ट मैंने अपने 75 या 76 एपिसोड में दी हैं, आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट में। तो ये तवारीखकार कभी भी शिया सुन्नी झगड़े का नाम नहीं लेते। तो यहाँ दिल्ली दरबार का भी हाल जिन्होंने लिखा है उन्होंने भी शिया सुन्नी कभी नहीं बताया, लेकिन ईरानी, तुर्रानी, मुगल, अरब नस्ल के सरदार अशराफ और ये धर्मांतरित मुजफ्फरनगर में पैदा हुआ भारतीय धर्मांतरित मोमिन आसिफ जहां निजाम, सीधी बात है कि सारी अशराफ लॉबी सैयद का बढ़ता प्रभाव नहीं सह पा रही थी। मोहम्मद शाह सुल्तान होने के बाद में अपने ही सरदार सैयद के खिलाफ मोहम्मद हमेशा साजिशें लगातार करता रहा, और यही वजह है सारे लेखक भी सैयद बंधु को इस्लाम का गद्दार मानते हैं, क्योंकि वो सभी सुन्नी हैं। तो सुन्नी तो कहते ही है कि सुन्नी नस्ल को छोड़ के सारा जहां गद्दार है। जुलाई 1720, जुलाई के आखिरी वक्त सप्ताह में सैयद ने दक्खन की सूबेदारी का फरमान निजाम को पहुंचा दिया, न चाहते हुए पे पहुंचा दिया, क्योंकि 2 लड़ाई में उसने हार मान चुकी थी। यहाँ जैसे ही फरमान मिला, निजाम ने उसकी नकल निकाली और एक कॉपी आलम अली को भेज दी। मित्रों, काल देखो 1720 का, वहाँ पे ना तोपे थी, सॉरी ना फोटो थे, ना फोटो कॉपियाँ थी, लेकिन निजाम ने मेहनत करके उसकी एक पूरी की पूरी नकल निकाली और आलिम अली को भेज दी। अब आलिम अली को तो हारने के बाद निजाम का मानसिकता का पता चल गया था, उसकी चाल भी समझने लगी थी। उस फरमान के साथ में निजाम ने एक पत्र भेजा था। उस पे निजाम ने अपनी पुरानी जो गोल मोल भाषा थी ना प्यारी, वो पूरी की पूरी बदल डाली। सीधे कह दिया था, आलिम अली जल्द से जल्द अपना सारा कारोबार हमारे हवाले कर दो, हम भी आपके और सैयद के परिवार की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं और उनको आपके पास पहुंचाने का वादा करते हैं। अब मजाक देखो, एक मोमिन दूसरे मोमिन से वादा कर रहा है ये अपनी माँ को नहीं पूछते, हाँ वादा कर रहा है। चलो, अब आलिम अली पत्र पूरा पढ़ के फिर चकरा गया, तो उसके साथीदार भी बहुत चिंतित हो गए। तो उन्होंने हल निकाला। क्या निकाला? आलिम ने निजाम और सैयद को दोनों को प्यार भरे पत्र लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि कुर्सी खतरे में थी, सूबेदारी, दक्खन की सूबेदारी खतरे में थी। ये सारा जो हुआ वो मराठों के मत्थे आलिम अली ने गढ़ दिया उस पत्र में। 9 अगस्त 1720 को निजाम बाड़ापुर में अपनी फौज लेके तैयार बैठा था। आगे से फिर आलिम अली युवा था, तो जोश थोड़ा सा ज़्यादा था, हद से ज़्यादा था। वो अपने हाथी तोप का बेड़ा लेके वहाँ बाड़ापुर पहुँच गया। 10 अगस्त से लड़ाई शुरू हुई। निजाम की गोली लगने से आलिम अली हाथी से सीधा नीचे गिरा। शाहू का वकील शंकर मल्हार, इसके बारे में मैंने बताया आपको, वो उसको भी कैद कर लिया गया। और जैसे ही आलम अली हाथी से ज़मीन पे
नीचे गिर पड़ा। यहाँ केओस हो गया, लड़ाई युद्ध भूमि में। अचानक आलम के सारे जितने भी सरदार थे उसमें से बहुत सारे युद्ध भूमि में ही निजाम से जाके मिले। अब देखो मजाक। तभी सैयद के एक सरदार को जमीन पे गिरा आलम अली दिखा, दौड़ के उसके पास गया और उसका सर तन से जुदा कर दिया। मित्रों, बाड़ापुर की लड़ाई में 634 मराठाओं ने मृत्यु को स्वीकार कर लिया। लेकिन मराठाओं ने और एक काम किया। मराठाओं ने दोनों पक्षों का बहुत सारा खजाना अपने कब्जे में लिया और तुरंत उसी दिन यानी 10 अगस्त की रात को ही सतारा हिंद विश्व राज्य में भेज दिया। और यही थी मित्रों सैयद के अंत की शुरुआत। खांडवा और बाड़ापुर की जो लड़ाई हुई थी, सैयद ने मुगल सत्ता के रीढ़ की जो हड्डी होती वो पूर्णतः तोड़ दी थी। बाड़ापुर विशेष था, इसीलिए है कि यहाँ बाड़ापुर में लड़े थे तो 2 मोमिन भेड़िए, लेकिन फायदा हुआ हिंदू पद पातशाही का, क्योंकि हिंदू पद पातशाही को स्वप्न में उसके जो स्वप्न थे हिंदू पद पातशाही के, उसके लिए धन की बड़ी आवश्यकता थी। तो ये दोनों लड़ाई ने उसके खजाना में धन की बढ़ोतरी की है। हाँ, 634 बलिदान मावड़े जो थे उनकी जरूर उन्होंने बलिदान दिया है, लेकिन भविष्य में बाजीराव को इस घटनाओं का बहुत बड़ा फायदा मिला। 26 अगस्त हुसैन सैयद आगरा में था जब बाड़ापुर की हार की उसे खबर मिली। दिल्ली में मित्रों निजाम का एक चचेरा रसूखदार भाई बैठा था, क्योंकि निजाम भी तो अभी अशराफ हो गया था ना, तो उसका भाई भी अशराफ था, तो वो दिल्ली दरबार में था। सैयद ने घबरा के डर के मारे तुरंत उससे भाईचारा बढ़ाना शुरू कर दिया। वो भी मोमिन था, सैयद का चचेरा भाई था। उसने भी दिखावे के लिए सैयद पे प्रेम छिड़कना शुरू कर दिया है। अंदर से दोनों सच्चाई जानते थे। अब यहाँ पे योजना बना कि बादशाह और हुसैन दक्कन जाएंगे, अब्दुल्ला सैयद दिल्ली संभालेगा। ठीक है, राजपूत मावड़ा होके सैयद को दक्कन में मिलेंगे, तो सब मिलके निजाम का हम निपटारा करेंगे। बढ़िया है। म्हणजे एक बाजू सैयद बंधु बादशाह, ये राजपूत और मराठा, ये एक बाजू निजाम। चलो बढ़िया है। आगे तारीख आती है 11 सितंबर। अब 11 सितंबर में शाही फौज जो आगरा से चल पड़ी थी, इस फौज में 3 राज दरबारी अशराफ मोमिन थे, मोहम्मद अली खान, हैदर कुली खान और सादात खान। अब इन तीनों ने हुसैन सैयद को मारने की अंदरूनी साजिश रची थी और उसके पीछे सारी इत्तेदार और अशराफ की लॉबी थी, क्योंकि इन साजिशों को मोहम्मद सुल्तान का आशीर्वाद था। हाँ भाई, जरा इनके नाम देखो, कितने शिया है कितने सुन्नी है, और सुन्नी सब एक शिया के पीछे लगे थे। लेकिन ताकतवान जो शिया सैयद था, किसको अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा नहीं लगा। सारी सुन्नी अशराफ लॉबी उसके अगेंस्ट खड़ी थी। बड़े चतुराई से ये शिया सुन्नी एंगल जो है, ये वामपंथी भांड इतिहासकार हमसे छुपा लेते हैं बड़े चतुराई से। लेकिन 1400 साल का मुगलों का इतिहास उठा के आप देख लो, इसमें अंतस्थ कलह शिया सुन्नी का साफ नजर आता है। कहीं कोई बताने की आज जरूरत नहीं है, सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। 8
अक्टूबर 1720 सॉरी, क्योंकि 11 सितंबर को तो आगरा से निकले थे। तारीख आ गई थी 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को बादशाह जयपुर के पास 125 किलोमीटर तोड़ा भीम में था। वहाँ पे वो बादशाह रुका हुआ था। यहाँ अचानक शाम को हुसैन अली का वहीं खून हो गया। उसी रात मित्रों मोहम्मद शाह ने बड़ी शाही दावत उड़ाई है वही जगह पे, और इन 3 सुन्नी अशराफ जो उसके सरदार थे, मोहम्मद शाह ने अपना बहुत सारा खजाना जो था ये तीनों पे उड़ाया है। 2 दिन मोहम्मद सुल्तान वहाँ रहा, फिर उसके बाद मोहम्मद दिल्ली लौटा। ये है इनकी वफादारी और विश्वास का एक नमूना, जिसको पूरा मुगल खानदान तकरीबन 12 साल से झेल रहा था। एक तरह से उसके आगे दुम हिलाता था। वही खानदान को अपने ही निष्ठावान सरदार का कत्ल करने की साजिश लोगों के साथ करनी पड़ी। हाँ, देखो कितना विश्वास है इन लोगों में, और ये लोग एक दूसरे से वादा करते हैं इसलिए मुझे हंसी आई थी। पूरे भारतवर्ष के सारे सुन्नी इत्तेदार बादशाह के पीछे एक होके खड़े रह गए। अब तो राजपूत भी बादशाह के साथ आ गए। इन सभी दिल्ली के अशराफी इत्तेदारों के बीच एक को तो मार दिया, दूसरा बचा था जिसका नाम था अब्दुल्ला सैयद। मथुरा के पास हसनपुर में 14 नवंबर 1720 में उसका निपटाना के लिए लड़ाई हो गई। अब निपटारा तो हो गया, अब्दुल्ला लड़ाई भी हार गया और कैद कर लिया गया, लेकिन उसे काटा नहीं, उसे बचा के रखा। बाद में 2 साल बाद 11 अक्टूबर 1722 को कैद में उसका खून हो गया। अब देखो, इस तरह से सैयद ईरा जो था ये 12-13 साल का, वैसे तो 1697 से शुरू हुआ था, वो ईरा 1722 में खत्म हो गया। लेकिन 1722 के अगले जो 20 साल है वो बहुत उत्कंठावर्धक हो ये क्यों हो गए? क्योंकि आगे आने वाले सभी जितने भी उतार चढ़ाव के कारण हैं, ये कारण इन 20 साल में फंसे हुए हैं। मराठाओं के दृष्टिकोण से ये 10 साल का सैयद का दिल्ली कारोबार जो था ये बहुत महत्वपूर्ण रहा। सैयद ने मराठाओं के प्रति भले राजनीति प्रेरित हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत प्यार भी करता था, कोई प्यार भी कुछ नहीं करता, क्योंकि सैयद भी हरामखोर था। उसके 3 कारण मैं बताऊंगा सबसे आखिर में। लेकिन मराठाओं के साथ इसने अच्छा बर्ताव किया। सैयद बंधु ने जो वादा किया था मराठाओं से वो उन्होंने निभाया। सैयद बंधु ने अपने जीवन में किसी महिला को परेशान नहीं किया, ये सच्चाई है। ना परेशान किया, ना मासूम गरीब हिंदू जनता पे जिजिया लगाया। सैयद बंधु ने यात्रा और उत्सव पे भी खुली छूट दे रखी थी। सैयद बंधुओं ने एक भी मंदिर 10 साल में नहीं लूटा। राजपूतों की एक भी शाही महिला दिल्ली के हरम में दाखिल नहीं हुई। बहुत बड़ी बात है। 10 साल में हुसैन तो बहुत सारे अपने रोज के व्यवहार हिंदू पद्धति से ही करता था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मराठा और राजपूत इन दोनों की ताकत बढ़ाने में सैयद बंधु का बहुत योगदान है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये हरामखोर था, क्योंकि आप अगर उसका जीवन क्रम देखेंगे, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस 2-3 पॉइंट देता हूँ। एक तो ये औरंगजेब के पास नौकरी करते थे, नौकरी करते करते हवालदार से वो डीएसपी बन गए। आप ये समझ लो,
औरंगिया के मरने के बाद इन्होंने वो अय्याश ठरकी जहांदर को सुल्तान बनाया। फिर इन्हीं सैयदों ने उसको मरवाया। फिर बाद में 2 चिरकुट ले आए, एक तो टीबी से ही मरा, पता नहीं टीबी था या वीडी था या दूसरा कुछ हो गया था, पता ही नहीं था, लेकिन वो दोनों चिरकुट मर गए। उसके बाद फिर बहादुर शाह के पोते को इन्होंने गद्दी पे बिठाया। मोहम्मद शाह फिर सुल्तान बना। सुल्तान बन के इनके ही तबाही का मंसूबा आखिरी दम तक रचने लगा। इसका मतलब ये होता है कि सैयद बंधु मुगल सल्तनत से ज़्यादा दिल्ली में ताकतवर हो गए थे, लेकिन इन तीनों ने बहुत घृणित काम औरंगिया के लिए किए। एक, अजित सिंह को पराभूत करके आत्मसमर्पण करवाया। जबरदस्ती दरबार में जाके उनको अपमानित किया और लड़की को फर्रुखसियार के साथ निकाह पढ़वा दिया, तो फर्रुखसियार ने उसको हरम में डाल दिया। 2, चूड़ामन जी जाट महान योद्धा, बड़े बहुत पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन उनको भी मुगल सल्तनत के सामने अपना सर झुकवाने को मजबूर इन्हीं सैयद बंधुओं ने किया। चलो हम दोनों ये मानते हैं कि इसने औरंगिया के लिए काम किया, बढ़िया है, क्योंकि नौकरदार थे। लेकिन इसने तीसरा जो घृणित काम किया है ना, उसके लिए तो मैं भी इसे जूतों से मारूंगा। हमारे महान गुरु बाबा बंदा बहादुर महाराज को इसने पकड़ा। अच्छा, पकड़ के फिर सर कलम करना चाहिए था, वो नहीं किया। बहुत अत्याचार किए। जैसे जानवर लेके आते हैं ना, वैसे पंजाब से दिल्ली जानवरों जैसा व्यवहार इन मोमिन फौजों ने उनके साथ किया। उनके साथ थे, तकरीबन 60 के आसपास थे। सबके खाल उधेड़ी, पता नहीं है। बंदा बहादुर जी को तो अपने बेटे का हृदय भी उन्होंने खिलाया है। इतनी बर्बरता करने के बाद बंदा बहादुर महाराज को इसने मारा है। इस तरह से इन्होंने अपनी ताकत बढ़ा के मुगल सल्तनत में अपना एकाधिकार स्थापित किया। लेकिन तकरीबन 25 साल के बाद दोनों का अंत हुआ। वंदे मातरम।